आज फिर बरसात हो रही है। वर्षा ऋतु जैसी दूसरी ऋतु नहीं। विस्तृत फैले नभ में मेघों का खेल। कभी एक दूसरे के पीछे चलना तो कभी मुठभेड़, कभी छींटे तो कभी मूसलाधार बौछार। किंतु नभ और नीर की यह आंख मिचौली तभी सुहाती है जब चित्त प्रसन्न होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन ही हताश निराश घायल हो तब। वैदेही ने कमरे की खिड़की की चिटकनी चढ़ाई और फिर बिस्तर पर पसर गई। उसकी दृष्टि में कितना बेरंग मौसम था घुटा हुआ। पता नहीं मौसम की उदासी उसके दिल पर छाई थी या दिल की उदासी मौसम पर। जैसे बादलों से नीर की नहीं, दर्द की बौछार हो रही हो। वैदेही ने शॉल को अपने क्षीणकाय कंधों पर कसकर लपेट लिया। शाम ढलने को थी। बाहर फैला कुहरा मन में दबे पांव उतरकर वहां भी धुंधलका कर रहा था। यही कुहरा कब डूबती शाम का घनेरा बन कमरे में फैल गया, पता ही नहीं चला। लेटे लेटे वैदेही की टांगें कांपने लगीं। पता नहीं यह उसके तन की कमजोरी थी या मन की उठकर चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसकी शॉल को खींचकर अपनी टांगों तक ले आई वह। अचानक कमरे की बत्ती जली। नीरज थे। कुछ रोष जताते हुए बोले, कमरे की बत्ती तो जला लेती। फिर स्वयं ही अपना स्वर संभाल लिया, मैं तुम्हारे लिए बंसी की दुकान से समोसे लाया था, गर्मागर्म हैं। चलो उठो, चाय बना दो, मैं हाथ मुंह धो आता हूं, फिर साथ खाएंगे। एक वह जमाना था जब वैदेही और नीरज में इसी चटरमटर खाने को लेकर बहस छिड़ी रहती थी। वैदेही का चहेता जंक फूड नीरज की आंख की किरकिरी हुआ करता था। उन्हें तो बस स्वास्थ्यवर्धक भोजन का जनून था। लेकिन आज उनके कृत्य के पीछे का आशय समझने पर वह मन ही मन चिढ़ गई। वह समझ रही थी कि उसे उसके खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए नहीं थे, बल्कि यह एक मदद थी, नीरज की एक और कोशिश वैदेही को जिंदगी में लौटा लाने की। पर वह कैसे पहले की तरह हंसे बोले। वैदेही तो जीना ही भूल गई थी जब डॉक्टर ने बताया था कि उसे कैंसर है। कैंसर, पहले इस चिंता में उसका साथ निभाने को सभी थे। केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार झुलस रहा था इस पीड़ाग्नि में। वैदेही का मन शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक ग्लानि के कारण और भी झुलस उठता था कि सभी को दुख तकलीफ देने के लिए उसका शरीर जिम्मेदार था। बारी बारी कभी सास, कभी माँ, कभी मौसी, सभी आई थीं उसकी 2 वर्ष पुरानी गृहस्थी संभालने को। डोट नीरज तो थे ही, लेकिन वही जानती थी कि सबसे नजरें मिलाना कितना कठिन होता था उसके लिए। हर दृष्टि में मत जाओ छोड़कर का भाव उग्र होता। तो क्या वह अपनी इच्छा से कर रही थी? सभी जरूरत से अधिक कोशिशें कर रहे थे। शायद कोई भी उसे खुश रखने का आखिरी मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। अब तक उसकी जिंदगी मलमल की चादर सी रही थी। हर कोई रश्क करता और वह शान से इस मलमल की चादर को ओढ़े इठलाती फिरती। लेकिन पिछले 8 महीनों में इस मलमल की चादर में कैंसर का पैबंद लग गया था। इसकी खूबसूरती बिगड़ चुकी थी। अब इसे दूसरे तो क्या, स्वयं वैदेही भी ओढ़ना नहीं चाहती थी। आजकल आईना उसे डराता था। हर बार उसकी अपनी छवि उसे एक झटका देती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखो न, तुम्हारे बाल फिर से आने लगे हैं। और आजकल तो इस तरह के छोटे कटे बाल लेटेस्ट फैशन भी हैं। क्या कहते हैं इस हेयर स्टाइल को? हाँ, याद आया, क्रॉप कट। आईने से नजरें चुराती वैदेही को कनखियों से देख नीरज ने कहा। क्यों समझ जाते हैं नीरज उसके दिल की हर बात, हर डर, हर शंका? क्यों करते हैं वे उससे इतना प्यार? आखिर 2 वर्ष ही तो बीते हैं इन्हें साथ में। वैदेही के मन में जो बातें ठंडे छींटे जैसी लगनी चाहिए थीं, वे भी शूल सरीखी चुभती थीं।
समोसे और चाय के बाद नीरज टीवी देखने लगे। वैदेही को भी अपने साथ बैठा लिया। डॉक्टरों के पिछले परीक्षण ने यह सिद्ध कर दिया था कि अब वैदेही इस बीमारी के चंगुल से मुक्त है। सभी ने राहत की सांस ली थी और फिर अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए थे। नीरज सारा दिन दफ्तर में व्यस्त रहते, लेकिन शाम को अब भी समय से घर लौट आते थे। डॉक्टरी राय के अनुसार नीरज हर मुमकिन प्रयास करते रहते वैदेही में सकारात्मक विचार फूंकने की, परंतु कैंसर ने न केवल वैदेही के शरीर पर बल्कि उसके दिमाग पर भी असर कर दिया था। सभी समझाते कि अकेले उदासीन बैठे रहना सर्वथा अनुचित है। बाहर निकला करो, लोगों से मिला जुला करो। लेकिन वह जब भी घर के दरवाजे तक पहुंचती, उसका अवचेतन मन उसे देहरी के भीतर धकेल देता। घर की चारदीवारी जैसे सिकुड़ गई थी। मन में अजीब सी छटपटाहट बढ़ने लगी थी। दिल बहलाने को कुछ देर सड़क पर टहलने के इरादे से गई, मगर यह इतना आसान नहीं था। सड़क पर पहुंचते ही लगा जैसे सारा वातावरण इस स्थिति को घूरने को एकत्रित हो गया हो। आसमान में उस के अधूरे मन सा अधूरा चांद, आसपास के उदास पत्थर, फूल पत्ते, गहराती रात, सभी उसके अंदर की पीड़ा को और गहरा रहे थे। इस अकेली ठंडी सांध्य में वैदेही घर लौटकर बिस्तर पर निढाल हो लेट गई। दिल कसम सा उठा। नैनों के पोरों से बहते अश्रुओं ने अब कान के पास के बाल भी गीले कर दिए थे। उसकी सूरत से उसकी मनोस्थिति को भांपकर नीरज बोले, वैदू, आगे की जिंदगी की ओर देखो। अभी हमारी गृहस्थी नई है, उग रही है। आगे इसमें नूतन पुष्प खिलेंगे। क्या तुम भविष्य के बारे में कभी भी सकारात्मक नहीं होगी? पर वैदेही आंखें मूंदे पड़ी रही। एक बार फिर वह वही सब नहीं सुनना चाहती थी। उसको नहीं मानना कि उसके कारण सभी के सकारात्मक स्वप्न धूमिल हो रहे हैं। अन्य सभी की भांति वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। कैंसर के बारे में उसने जो कुछ भी पढ़ा सुना था, उससे यही जाना था कि कैंसर एक ढीठ, जिद्दी बीमारी है। यदि उसके अंदर अब भी इसका कोई अंश पनप रहा हो तो मन में यह बात आ ही जाती। अगली सुबह वैदेही रसोई में गई तो पाया कि नीरज ने पहले ही चाय का पानी चढ़ा दिया था। प्रश्नसूचक नजरों के उत्तर में वे बोले, आज शाम मेरे कॉलेज का जिगरी दोस्त व उसकी पत्नी आएंगे। तुम दिन में आराम करो ताकि शाम को फ्रेश फील करो। और हाँ, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। दिन फिर उसी खिन्नता में गुजरा, किंतु सूर्यास्त के समय वैदेही को नीरज का उत्साह देख मन ही मन हंसी आई। भाग भाग कर घर साफ सुथरा किया। रेस्तरां से मंगवाई खाने पीने की वस्तुओं को करीने से डाइनिंग टेबल पर सजाया। वैदेही अपने कक्ष में जा साड़ी पहनकर जैसे ही बिंदी लगाने को आईने की ओर मुड़ी, सिर पर छोटे छोटे केश देख फिर हतोत्साहित हो गई। क्या फायदा अच्छी साड़ी, इत्र या सजने का जब शक्ल से ही वह। तभी दरवाजे पर बजी घंटी के कारण उसे कक्ष से बाहर आना पड़ा। इनसे मिलो, ये है मेरा लंगोटिया यार सुमित और ये हैं साक्षी भाभी। कहते हुए नीरज ने वैदेही का परिचय मेहमानों से करवाया। हल्की मुस्कान लिए वैदेही ने हाथ जोड़ दिए, किंतु उसकी अपेक्षा से परे साक्षी ने आगे बढ़ फौरन उसे गले से लगा लिया। इन दोनों को अपना शादीशुदा गम हल्का करने दो, हम बैठकर इनकी खूब चुगली करते हैं। साक्षी हंसकर कहने लगी। लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं। इतनी घनिष्ठता से मिले दोनों मियां बीवी की उनके घर में अचानक रौनक आ गई। धूमिल से वातावरण में मानो उल्लास की किरणें फूट पड़ी। साक्षी पुरानी बिसरी सखी समान बातचीत में मगन हो गई थी। वैदेही भी आज खुद को अपने पुराने अवतार में पाकर खुश थी।
दोनों की गपबाजी चल रही थी कि नीरज लगभग भागते हुए उसके पास आए और बोले, वैदेही, सुमित को पिछले वर्ष कैंसर हुआ था, अभी बताया इसने। इस अप्रत्याशित बात से वैदेही का मुंह खुला रह गया। बस विस्फारित नेत्रों से कभी सुमित तो कभी साक्षी को ताकने लगी। अरे यार, वह बात तो कब की खत्म हो गई। अब मैं भला चंगा हूं, तंदुरुस्त तेरे सामने खड़ा हूं। हाँ भैया, अब ये बिल्कुल ठीक हैं। और इसका परिणाम यहाँ है। अपनी कोख की ओर इशारा करते हुए साक्षी के कपोल रक्ताभ हो उठे। नीरज और वैदेही ने अचरज भाव से एक दूसरे को देखा, फिर फौरन संभलते हुए अपने मित्रों को आने वाली खुशी हेतु बधाई दी। दरअसल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज आम सी बनती जा रही है। बस डर है तो यही कि उसका इलाज थोड़ा कठिन है, परंतु समय रहते ज्ञात हो जाने पर इलाज भी भली प्रकार संभव है। अब मुझे ही देख लो, स्थिति का आभास होते ही पूरा इलाज करवाया और फिर जब डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी तो एक बार फिर जिंदगी को भरपूर जीना आरंभ कर डाला। सुमित के स्वर से कोई नहीं भांप सकता था कि वे एक जानलेवा बीमारी से लड़कर आए हैं। हमारा मानना तो यह है कि यह जीवन एक बार मिलता है। यदि इसमें थोड़ी हलचल हो भी जाए तो कोशिश कर इसे फिर पटरी पर ले आना चाहिए। शरीर है तो हारी बीमारी लगी ही रहेगी, उसमें हताश होकर तो नहीं बैठा जा सकता ना। जो समय मिले उसे भरपूर जियो। साक्षी ने अपनी बात सुमित की बात से जोड़ी। अरे यार, वह कौन सा डायलॉग था आनंद मूवी का जो अपने कॉलेज में बोला करते थे, हाँ, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हाँ हाँ, और सचमुच वे सब हंसने लगे। नीरज हंसे, वैदेही हंसी। सारा वातावरण, जो अब तक वैदेही को केवल घायल किए रहता था, अचानक बेहद खुशनुमा हो गया था। वैदेही के चक्षु खुल गए थे। वह देख पा रही थी कि उसने अपनी और अपनों की जिंदगी के साथ क्या कर रखा था अब तक। सुमित और साक्षी के लौटने के बाद वैदेही ने अलमारी के कोने से अपनी लाल नाइटी निकाली। उसे भी आगे बढ़ना था, अब नए सपने सजाने थे। अपनी मलमल की चादर को आखिर कब तक तहकर अलमारी में छिपाए रखेगी, जबकि पैबंद तो कब का छूट कर गिर चुका था।